नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। हादसे में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। रेस्क्यू टीम ने मलबे से 6 लोगों को निकाला है। अभी भी 2 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान दिया है। नियमों के मुताबिक पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। तो अब इस हादसे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान आया है। उन्होंने कहा इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये वो तस्वीरें हैं जब देहरादून में तेज बारिश के बाद ये मकान गिरा था और इस मकान गिरने के हादसे में 6 लोग मलबे में दबे थे। 4 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चक्कू वाला इलाके में मंगलवार देर रात ये मकान ढहा था और मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। इसके बाद अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर, जहां तेज बारिश के चलते मंगलवार देर रात एक मकान ढह गया और इस मकान के मलबे में 6 लोग दब गए। राहत बचाव कार्य एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने शुरू किया। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है और अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस हादसे का संज्ञान लिया है और इसकी जांच की बात कही है। सीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि जो भी इस हादसे में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। ये वो चीज़ सामने आई है कि कोई पुश्ता कोई ढहने से और जो नीचे जो मकान था वो उससे ध्वस्त हुआ है और उसके कारण कुछ लोगों की मौत हुई है। 2 लोग उसमें जीवित भी हैं, एक कभी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। तो उसके लिए जो हमारे नियम है उसके अनुसार उनकी चिंता की जाएगी। उनका जो मुआवजा है वो भी उनको दिया जाएगा। अगर उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, अगर कोई कारण उसका प्राकृतिक के अलावा कोई और कारण है तो उस पर उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। तो ये एक हादसे की जांच के सीएम ने आदेश दिए हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। कोई भी अगर इसमें दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कामों का जायजा लिया। देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केदारनाथ में बनने वाले म्यूजियम का खाका भी पीएम के सामने रखा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ यात्रा को लेकर कई सुझाव दिए। पीएम ने यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने केदार यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चरों की वजह से यात्रियों को आने वाली दिक्कतों को दूर करने को लेकर सुझाव दिए। साथ ही घोड़े और खच्चर से आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए प्लान तैयार करने के भी पीएम ने निर्देश दिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने बात की, केदारनाथ के पुनर्निर्माण कामों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने चर्चा की और यात्रा को लेकर कई सुझाव दिए। आदि है और उस पर जो संग्रहालय बनेगा उसको लेकर के एक प्रस्तुतिकरण था, तो आज वही प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दिया गया है। कुछ उन्होंने और भी आज सुझाव दिए हैं कि रास्ते में घोड़े पर्याप्त मात्रा में चलते हैं, घोड़ों के कारण कई बार पैदल यात्रियों को दिक्कत भी होती है, तो घोड़ों के लिए कुछ इस ढंग की व्यवस्था की जाए अस्तबलों की कि उससे रास्ता भी बाधित न हो, स्वच्छता भी बनी रहे और जो एक भय रहता है लोगों में घोड़ा खच्चर चलते हुए, वो भय भी वहाँ पर न हो। दूसरी चीज़ को डॉर्मेट्री बननी चाहिए रास्ते में कि कोई थक जाता है, कोई बुजुर्ग हैं या मौसम अचानक ख़राब हो गया, तो कुछ इस ढंग की वहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए कि लोग वहाँ पर रुक सकें, उनको एक आसरा उनके लिए वहाँ पर बना रहे। इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए।
तो यही बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये केदारनाथ के पुनर्निर्माण कामों का जायजा लिया है, सीएम से बात की है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। तो किस तरह की चर्चा हुई है और क्या दिशा निर्देश पीएम की तरफ से दिए गए हैं? जी देखिए कौशल, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे हो। वो समय समय पर जितने भी तमाम निर्माण कार्य केदार घाटी में हुए हैं उनकी खुद मॉनिटरिंग करते हैं और सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वो समय समय पर बात करते रहे हैं। आज भी उसी क्रम में एक समीक्षा बैठक उनकी इसको कहा जा सकता है, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्य सचिव इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी से जुड़े थे और जितने भी अब तक केदार घाटी में केदारनाथ के निर्माण कार्य हैं, अब तक कितना उनकी प्रगति है, कितने हो चुके हैं, जिनमें आस्था पद है, केदार घाटी में पुलों के निर्माण है, घाट के निर्माण है और बनने वाला वहां पर म्यूजियम है जो सबसे आकर्षक का केंद्र वहां पर बनने जा रहा है। साथ ही साथ गुरु शंकराचार्य समाधि भी वहां पर बनने जा रही है। तो उसको लेकर आज ये पीएम मोदी की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में उन्होंने जायजा लिया है। लेकिन अब इतना जरूर है कि जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है और ऐसे में बद्रीनाथ की टाउनशिप को लेकर भी तमाम पर्यटन से जुड़े संबंधित विषयों पर आज उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। और साथ ही ये महत्वपूर्ण भी होगा, आखिरकार जिस तरह से वो समय समय पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते रहे हैं, एक विशेष लगाव केदार घाटी का उत्तराखंड से रहा है उनका, तो वो हर तरीके से यानी महीने 2 महीने में लगातार अपनी अपनी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और आज भी उन्होंने इसी क्रम में समीक्षा बैठक की है और साथ ही हालात जाने आखिरकार पुनर्निर्माण कार्यों की अब तक क्या प्रगति है और जितने भी पेंडिंग काम है कब तक पूरे हो जाएंगे। जिस तरह से चारधाम यात्रा चल रही है तो फिलहाल प्रदेश के ही जो लोग हैं उन्हीं को यात्रा की परमिशन है, क्या और किसी राज्य के यात्री इस यात्रा पर जा सकते हैं, ऐसी भी कोई बात हुई? जी देखिए कौशल, अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई भी बात ऐसा नहीं हो पाई है कि जो बाहरी राज्य यानी अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं चारधाम यात्रा करने के लिए उनको अभी अनुमति नहीं है, क्योंकि कोरोना संकट काल उत्तराखंड में बना हुआ है, चरम सीमा पर है, लगातार संख्या में इजाफा होता जा रहा है। और इसी के चलते जो राज्य सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया था कि जो राज्य के अंदर ही जो श्रद्धालु हैं, भक्त है, वही चारधाम यात्रा सकेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज पीएम मोदी ने केदारनाथ पहुंचने वाले तमाम जितने भी तीर्थयात्री होते हैं, श्रद्धालु होती हैं, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट, दर्शन करने की क्या व्यवस्था होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में ऐसा अक्सर होता है कि लंबी लंबी कतारें होती है, जिसमें एक हाई एल्टीट्यूड होने के कारण मौसम की मार वहां पर श्रद्धालुओं पर पड़ती है। तो वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट की क्या व्यवस्था है और ठीक है, जब लगातार। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील को जोड़ने वाला मार्ग बारिश की वजह से बंद है, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। छोटे वाहन तो जैसे तैसे रोड में आ रहे हैं, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। लोगों का कहना है कि मदकोट गौरी पुल पर बीआरओ पुल बना रहा है। बीआरओ ने मदकोट दारमा मोटर मार्ग के ऊपर चट्टान को पूरा खोद दिया है। उस जगह पर एक बड़ी सी नहर बनने से पानी और मलबा सड़क पर आ रहा है, जिससे सड़क बंद हो गई है। सड़क बंद होने से 10 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की आवाजाही बंद हो गई है। अभी तक सड़क खोलने के लिए संबंधित विभाग ने कोई काम शुरू नहीं किया है। मदकोट गौरीपुर नाम के स्थान पे जो है बीआरओ का बड़ा ब्रिज बन रहा है। इन्होंने जो हमारा मदकोट दारमा जो मोटर मार्ग है पूरा ऊपर से चट्टान को जो है पूरा खोद डाला है और उसमें एक बड़ा सा एक नहर गधेरे का पानी जो है रोड पर आ रहा है, जिससे रोड बार बार बाधित हो रहा है। 10 से अधिक ग्राम पंचायत जो है लगातार प्रभावित हो रही है। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि हरेला हमारा परंपरागत त्योहार है और पर्यावरण को बचाने के लिए ये हमें प्रेरित करता है। आगामी 16 जुलाई हरेला पर्व है। हरेला पर्व की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। हरेला ये हमारा परंपरागत त्यौहार है, जिसमें हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं और पर्यावरण के प्रति हमारा क्या दायित्व है, वो एक साथ हम सबको देखने को मिलता है।
और हम सब लोग उससे प्रेरित होते हैं। हरियाली का क्या महत्व है, आज हर कोई इस चीज को समझता है। खटीमा ब्लॉक के कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद खटीमा ब्लॉक को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी के संपर्क में आने वाले कई ब्लॉक के कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया गया है। ब्लॉक को जो है जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो है ब्लॉक को भी जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, क्योंकि ब्लॉक के अंदर से जो एक नवीन सती जी उनकी सेक्रेटरी जी थे वो पॉजिटिव आए हैं और वो मिले हैं, उनके द्वारा बैठक की गई है। उस दृष्टि को देखते हुए ब्लॉक के अंदर ब्लॉक को और आंगनबाड़ी केंद्र को और एक कृषि का जो ऑफिस है उसको भी जो है बंद कर दिया गया। और काशीपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह ह्याकी का काशीपुर दौरा है। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे कुमाऊं कमिश्नर। बॉर्डर इलाके का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं काशीपुर से, जहां कुमाऊं कमिश्नर अरविंद सिंह ह्याकी ने दौरा किया है। कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे कुमाऊं कमिश्नर। बॉर्डर इलाके का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। तो काशीपुर से तो आपको बता दें कि जिस तरह से काशीपुर में कोरोना के मामले बढ़े थे, एक शादी समारोह में एक युवक पहुंच गया था जो कोरोना पॉजिटिव था। उसके बाद से लगातार कोरोना के संक्रमण का मामला बढ़ता गया था और जिले में लॉकडाउन भी लगा दिया गया था। अब कुमाऊं के कमिश्नर जो हैं अरविंद सिंह, वो वहां पर दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण भी किया। खटीमा में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर हाई रिस्क जोन में काम कर रहे सरकारी कर्मियों की स्वास्थ्य जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस, तहसील और दूसरे विभागों के कर्मचारियों के कोरोना सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। सितारगंज में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोतवाली में पुलिस कर्मियों के दर्जनों कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए। वहीं पुलिस का कहना है कि कोविड-19 में जो कोरोना वॉरियर्स लगातार हाई रिस्क जोन में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन सभी कर्मियों के स्वास्थ्य की अब विभाग जाँच करा रहा है। एक टीम कोतवाली में यहाँ पे जो हमारे साथी लोग कोरोना के उसमें लगे हुए थे कार्य में, उनका सैंपलिंग हो रही है। साथ ही साथ एसडीएम कोर्ट और तहसील ऑफिस में भी सैंपलिंग करवाई जा रही है स्टाफ की, कि कोरोना की एहतियात के तौर पर कि सबकी जांच कराई है। पिथौरागढ़ में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी अब कोरोना जांच ज्यादा कराना शुरू कर दिया है। इसी के तहत हेयर सैलून चलाने वाले 105 लोगों के सैंपल लिए गए। जिले में अभी करीब 45,000 लोग प्रवासी के रूप में अपने घर को वापस आए हैं। कोरोना की जांच बढ़ाने के लिए जिले में 2 टूनेट मशीन उपलब्ध कराई गई हैं। टूनेट मशीन से 40 से 50 सैंपल की जांच की जा सकती है। हो गया बेटा। श्रीनगर के लिए एक अच्छी खबर है। अब मेडिकल कॉलेज में कोविड टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज को 40 लाख कीमत की नई पीसीआर मशीन मिल गई है, जिसके बाद अब हर घंटे मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी टीम 70 से 80 टेस्ट कर पाएगी। ऐसे में पौड़ी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग से आने वाले कोविड सैंपल की जांच जल्द हो सकेगी। हमारे पास परसों एक नई मशीन आई है आरएनए एक्सट्रैक्टर, और एक और अभी आने वाली भी है। इस मशीन से आने के बाद हमारे टेस्ट की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। हम 500-600 टेस्ट आसानी से इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। पौड़ी में शिक्षा विभाग का फोकस अब स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर है। इसके लिए विभाग ने वापस लौटे प्रवासियों से अपील की है कि वो बिना हिचकिचाहट अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाएं, जहां शिक्षकों की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही
प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। आपको बता दें कि मूलभूत सुविधाओं और शिक्षकों की कमी के कारण 650 से ज्यादा प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक स्कूल बंदी की कगार पर थे, जिनमें से 250 से ज्यादा स्कूलों को छात्रों की संख्या घटने से जिला विभाग को मर्ज करना पड़ा था। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मैं सोच रही थी कि इस टाइम कुक भैया को उनकी सैलरी के ऊपर थोड़े और पैसे दे दूं। मैं भी सोच रहा हूँ मौसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैश विड्रॉ करके ला। कैश क्यों? तो अपने अमेज़न से बैंक ट्रांसफर कर दे। अरे हाँ यार, कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर्स के लिए है अमेज़न। पहली मीटिंग में डर निकाल दिया, हाथ थामा, दिल जीत लिया। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मेरे लिए बर्थडे केक लेकर के आए। हर दिन जोक सुनाया, माँ जैसा ख्याल रखा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। यू माय हीरो। Sun Pharma, reaching people, touching lives. भारत से हैं हम, भारत जैसे हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। एसिडिटी। नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर। इनो, जियो वाइफ नॉन स्टॉप। जय, हमने जो चेयर ऑर्डर की थी उसका क्या हुआ? डिलीवर्ड। अमेज़न प्राइम है ना, सारी ऑनलाइन शॉपिंग की फ्री डिलीवरी। छूकर मेरे मन को। म्यूजिक भी और मूवीज भी। मेंबरशिप 1, बेनिफिट्स अनेक। अमेज़न प्राइम, एड फ्री म्यूजिक, ब्लॉकबस्टर मूवीज, फ्री डिलीवरी और बहुत कुछ सिर्फ ₹129 पर मंथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून में अब ट्रैफिक नियम की अनदेखी करना और महंगा पड़ेगा। दरअसल पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से शहर के मुख्य स्थानों की निगरानी कर रही है। ऐसे में अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा। तीसरी नजर की निगरानी में राजधानी, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई। अब ऑनलाइन होगा चालान। दून में भले ही सड़क पर आपको पुलिसकर्मी चेकिंग करते ना मिले, लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपका चालान हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने 400 सीसीटीवी की मदद से चालान की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीसीटीवी बेस पे अब चलान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कंट्रोल रूम में लगभग हमारे 400 सीसीटीवी जो हैं वो अभी तक फंक्शनल काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम लगभग 200 नए सीसीटीवी लगाने जा रहे हैं पूरे उत्तराखंड राज्य में। और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी के माध्यम से अब जो भी व्यक्ति जो हैं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनका चालान हम उसमें देख के भी शुरू करने जा रहे हैं। अब अगर आपने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की, आप ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की नजर से भले ही बच जाएं, लेकिन तीसरी आंख की नजर से नहीं बच पाएंगे। आने वाले दिनों में पुलिस 200 और सीसीटीवी लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसा है जहाँ पे हम जो रेड लाइट्स हैं उनको फंक्शनल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर जो कंजस्टेड एरिया है वहाँ पे हम कर रहे हैं तो एकदम भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही है।
तो इन सब रेस्ट्रिक्शंस को, इतनी जो चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी की जो हेल्प है हम वो ले पा रहे हैं। जो बाकी जितने यात्री आ रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो ट्रैफिक नियमों के पालन के साथ साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनके नियमों का भी पालन करें। लॉकडाउन में ढील देने के बाद आम जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है, इसलिए सड़क पर यातायात बढ़ने लगा है। जाहिर है ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की वजह से आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है, साथ ही रोड जाम भी होती है। और अब इसीलिए पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने की ठान चुकी है। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लॉकडाउन की रियायतों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना जरूरी है। इस बीच मास्क न पहनने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। देहरादून जिले में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर करीब 11,000 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। देहरादून शहर के अंदर 6,000 लोगों के चालान हुए हैं। लगातार जो है सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि जो हमारी एमएचए की गाइडलाइन है और उत्तराखंड शासन द्वारा भी जो नियम बताए गए हैं कि बाहर अगर कोई आदमी सार्वजनिक स्थल पर निकलता है तो मास्क ज़रूर लगाए। जहाँ पे भी इसका उल्लंघन हो रहा है हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। शहर क्षेत्र में जो है लगातार लगभग 5-6 हज़ार से ज़्यादा जो है चालान इस संबंध में किए जा चुके हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत एक बार फिर त्रिवेंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं। हरीश रावत ने कांवड़ यात्रा स्थगित करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा स्थगित करना ठीक नहीं है। इस बार कांवड़ यात्रा सांकेतिक रूप से होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वो राज्य सरकार के कांवड़ यात्रा को रोकने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं। शिव जी का गंगा जल से अभिषेक हो, हर की पौड़ी पैड़ी के गंगा जल से अभिषेक हो, उसको कह दिया कि आपके कांवड़ नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि कांवड़ संघों से बातचीत करिए और सांकेतिक रूप से ही सही, आप लॉटरी के आधार पर ही सही, लेकिन कांवड़ यात्रा को जारी रखिए, क्योंकि कांवड़ के साथ हरिद्वार के महात्म्य का एक पृष्ठ जुड़ा हुआ है। उस पृष्ठ को आप फाड़ दें, ये हम तो स्वीकार नहीं। वहीं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत अलग अलग तरह की नौटंकी करके मीडिया में सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। उन्होंने जो किया उसका फल उनको मिल गया। उन्होंने तो एक इतिहास बनाया है कि मुख्यमंत्री 2-2 जगह से हार गया, और आज उनकी अपने दल में क्या स्थिति है, मात्र सुर्खियों में आने के लिए कभी आम की पार्टी करते हैं, कभी चुड़कानी की पार्टी करते हैं, तरह तरह की नौटंकी वो करते हैं। लेकिन आज जनता जान चुकी है कि आपने अपने कार्यकाल के अंदर इस प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं, लोग उसकी तुलना कर रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ई संवाद कार्यक्रम के जरिए बागेश्वर में पंचायत प्रतिनिधियों से बात की। राजकीय इंटर कॉलेज रवाई खाल में ई संवाद के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि वर्तमान समय में हमें स्वरोजगार पर काम कर खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्वरोजगार से जुड़ने के लिए कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। संवाद में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार के योजना के अंतर्गत जो जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया, और उनसे लाभान्वित आप कैसे हो इस संदर्भ में सभी हम ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और अन्य विभाग के सभी कर्मचारी थे। तो इसमें उन्होंने बताया कि आप किस तरह से हर विभाग की योजना का लाभ ले सकते हैं। अल्मोड़ा के देवड़ा गांव में शहीद हरीश देवड़ी के नाम से 1999 में सड़क मंजूर हुई थी, लेकिन ये सड़क आज तक अधर में लटकी हुई है। सड़क की मांग को लेकर शहीद हरीश देवड़ी के गांव के लोगों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए हरीश देवड़ी के गांव में जब ये हाल है तो फिर सूबे के बाकी गांव की स्थिति और भी बदतर होगी। शहीद जो देवड़ी हैं, जो देवड़ा गांव के थे,
उसके लिए एक सड़क हमारी शहीद देवड़ी के नाम से स्वीकृत हुई थी और वन भूमि के प्रस्ताव हमारे द्वारा गठित किए गए, किंतु अल्मोड़ा जनपद में जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण की ज़मीन वन भूमि विभाग को देनी होती है उसकी कमी है, तो उसकी वजह से उसमें अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पा रही है। किंतु शहीद देवड़ी गांव को जोड़ने के लिए हमने जो है उसका जो वैकल्पिक है वो जोड़ने की विभाग और सरकार कृत संकल्प है। रामनगर में हाईवे पर खाने पीने की चीजें की लूट मचाने वाला तस्कर हाथी की मौत हो गई। इस हाथी ने पिछले 2 साल से नेशनल हाईवे पर आतंक मचा रखा था। इस हाथी को ट्रेस करने के लिए इसे रेडियो कॉलर लगाने की प्रक्रिया 2019 से चल रही थी, लेकिन तस्कर हाथी वन विभाग के हाथ नहीं आया था, मगर वन विभाग की टीम ने आखिरकार हाथी को ट्रैंकुलाइज कर लिया, जिसके बाद इस हाथी को रेडियो कॉलर लगाया गया था, लेकिन हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तस्कर हाथी के साथ एक दूसरे हाथी की लड़ाई हुई थी जिसमें यह घायल हो गया था, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर यह हाथी घायल था तो इसे ट्रैंकुलाइज क्यों किया गया। वहाँ लिखा तो उसमें लगा तो है। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आगे